हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी है। इससे पहले 3 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है मोशन, जैसा कि आप सबको जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मोशन। सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन एंड द फोर्थ चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी, जो कि अभी हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और एक इसके बाद लास्ट चैप्टर बच जाएगा, चैप्टर नंबर 5 साउंड। इस तरह जो है क्लास 9th के फिजिक्स में 5 चैप्टर्स हैं। तो 5 चैप्टर में हम ये चौथा चैप्टर अपने जो है इस चैनल पे जो है इसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं। धीरे धीरे जो है इसके पहले वाले सारे जो है हम चैप्टर्स का जो है वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जो है आप सब कोई जो है इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। जब आप इस वीडियो पे आ गए हो तो एकदम शांति मन से इस वीडियो को देखोगे। पढ़ाई के पर्पज़ से आए होंगे, एकदम पढ़ाई करोगे। खेलने देखने के लिए आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को नहीं देखोगे। सिंसियर होकर के वीडियो को देखना है, टाइम पास नहीं करना है। इस वीडियो को देख लेने के बाद फिर आपको किसी भी तरह का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम हर एक टॉपिक को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो हम लोग जो है टाइम वेस्ट किए बिना जो है वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। आपको पता है वर्क मीन्स होता है कार्य और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो वर्क और ये एनर्जी जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वर्क एनर्जी पे डिपेंड करता है और एनर्जी भी कह सकते हैं कि वर्क पर डिपेंड करता है। ऐसे कि ये तो डायरेक्टली डिपेंड होता है एनर्जी पे। तो ये जो वर्क वर्ड है, इस वर्क वर्ड का रियल मीनिंग क्या होता है? जैसे हम लोग आम तौर पे जो है वर्क को जो है जनरल सेंस में ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो बैठे बैठे या सोते सोते थक गया, तो वह सुबह से खाना खाया था और सोए सोए जो है उसके बॉडी से सारा एनर्जी ख़त्म हो गया। वो अपना सारा एनर्जी जो है सोने में खर्च किया। तो हम आम तौर पे कह देते हैं कि सोना, बैठना, लिखना, पढ़ना, बोलना ये वर्क है। लेकिन फिजिक्स के व्यू से देखा जाए तो फिजिक्स इन सब चीज़ को वर्क नहीं मानता है। फिजिक्स में हम वर्क का मतलब क्या समझते हैं? फिजिक्स कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंजिंग आ गया, तब हम कहेंगे कि आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है, अदरवाइज वर्क नहीं किया है। सपोज एक दीवार है, इस दीवार पर हम सुबह से लेकर के शाम तक जो है फोर्स लगा रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितना सारा एनर्जी था इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते करते वो सारा एनर्जी ख़त्म हो गया। लेकिन ये दीवार अपने जो है पोजीशन से टच से मस न हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने एनर्जी ख़त्म कर दिया तो वर्क हो गया। इसका मतलब कतई ये नहीं है। मतलब ये हुआ कि आपने कितना भी एनर्जी क्यों ना यूज कर लिया हो, लेकिन इस दीवार को इसके पोजीशन से आपने नहीं हटा पाया, यानी आपने कोई काम नहीं किया। वर्क तभी डन माना जाएगा
जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं माना जाता है। ये फिजिक्स का है। जैसे एक लड़की है जिसको एग्ज़ाम देना है, उसका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। वो महीना कह सकते हैं कि 1 मंथ पहले से ही जो है वो मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड होना चाहती है। उसके लिए वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स बनाती है, सबको याद करती है, जितने भी सारे जो है डायग्राम्स दिए रहते हैं सबको जो है वो कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, याद करती है। बहुत सारे चीज़ें जो है ये करती है अपने एग्ज़ाम को लेकर के। लेकिन ये जो है जितना भी सारा जो है हम कह सकते हैं या कहते भी हैं कि ये लड़की कितना मेहनत कर रही है, कितना काम कर रही है पढ़ाई को लेकर के, लेकिन फिजिक्स इन सब चीज़ को वर्क नहीं मानता है। फिजिक्स का मतलब यही है, फिजिक्स का सीधा सीधा फंडा यही है कि वर्क तभी माना जाएगा जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाइड किया जाता हो और अप्लाई फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आ जाए, तभी वर्क होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से। We have already studied force and motion in the previous chapter। कह रहा है कि हम लोग फोर्स और मोशन के बारे में पहले के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने मोशन के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में जो है हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। We will now study that whenever a force makes a body move, then work is said to be done। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। यानी फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आ जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, तब हम कहेंगे वर्क डन है। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वर्क करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। When the work is done by human beings or animals, then the energy for doing work is supplied by the food which they eat। यानी किसी भी काम को करने के लिए मनुष्य और जानवरों को एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी आता कहाँ से है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसी भोजन के थ्रू जो है हमें एनर्जी मिलता है। And when the work is done by a machine, the energy is supplied by fuels or by electricity। और मशीन के द्वारा जब कोई वर्क किया जाता है तो उस वर्क को करने के लिए मशीन को भी जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो मशीन को उसकी एनर्जी जो है उसके फ्यूल्स और या इलेक्ट्रिसिटी से उसको प्राप्त होती है। When work is done an equal amount of energy is used up। जितना वर्क होगा उसी के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी भी जो है यूज होगा। इसलिए जो है वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जितना हम वर्क करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के अमाउंट के इक्वल जो है एनर्जी जो है यूज अप होगा। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से वर्क के बारे में समझेंगे, एनर्जी के बारे में समझेंगे और पावर के बारे में विशेष रूप से समझेंगे। टॉपिक है वर्क। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी सामान्य भाषा में बोले तो वर्क मीन्स ऑलमोस्ट एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। हम लोग सामान्य भाषा में मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी को जो है वर्क समझ लेते हैं। बट इन फिजिक्स इट हैज़ ओनली वन मीनिंग। लेकिन फिजिक्स में जो है वर्क का बस एक ही मतलब होता है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क तभी डन होगा जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करता हो। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हो जाए
तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, अदरवाइज वर्क इज नॉट डन। फॉर एग्जाम्पल, when an engine moves a train along a railway line, it is said to be a doing work। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ये दे रहा है कि अगर रेलवे इंजन के द्वारा ट्रेन को जो है रेलवे ट्रैक पर जब खींचा जा रहा हो तो हम कहेंगे कि रेलवे इंजन के थ्रू जो है वर्क किया जा रहा है, यानी इंजन के द्वारा अप्लाइड फोर्स अप्लाई करके ट्रेन को जो है उसके प्लेस से डिस्प्लेस किया जा रहा है। अ हॉर्स पुलिंग द कार्ट इज ऑल्सो डूइंग वर्क। अगर कोई घोड़ा जो है गाड़ी को खींच रहा है, यानी घोड़ा जो है वर्क कर रहा है। एंड अ मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ अ हाउस इज ऑल्सो डूइंग वर्क इन मूविंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई व्यक्ति जो है सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति काम कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वर्क तभी समझा जाएगा जब फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आ जाए। यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक इंजन के द्वारा जो है ट्रेन को ट्रैक पे खींचा जा रहा है और एक जो है घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचा जा रहा है। ये दोनों सिचुएशन में वर्क हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग ला रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद वर्क तभी माना जाएगा जब ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड्स जब ये 2 फैक्टर उस पर अप्लाई होते हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये 2 फैक्टर को फुलफिल करता हो तो कहेंगे कि वर्क हो रहा है। मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, यानी वर्क डन होने के लिए किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगना ज़रूरी है और फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग होना ज़रूरी है। ये 2 फैक्टर्स एकदम मस्ट है। ये 2 फैक्टर के द्वारा ही जो है हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वर्क डन के लिए जो है सबसे पहले जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना ज़रूरी है और फोर्स लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग होना ज़रूरी है। वी कैन नाउ डिफाइन वर्क एज फॉलो। वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द work done in moving a body is equal to the product of force exerted on the body and distance moved by the body in the direction of the force। मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अप्लाइड किया गया फोर्स वर्क और डिस्टेंस के रेशियो का इक्वल होता है, या कह सकते हैं वर्क जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स और उसके अंदर जो है हुए डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद ये 5 मीटर जो है अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 10 × 5 यानी 50। ये जो 50 है ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इतना वर्क हुआ है या इस ऑब्जेक्ट पे इतना वर्क हुआ है, 50 जूल हुआ है वर्क। यानी वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस तरह हम कह सकते हैं W = Fs, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम बोल सकते हैं।
दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क, फोर्स एंड डिस्टेंस। ये तीन चीज़ में अगर जो है वर्क दिया है, फोर्स दिया है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, या डिस्टेंस दिया है, फोर्स दिया है, वर्क निकाल लेंगे। ऐसे ही एक दूसरे से रिलेट करके हम समझ सकते हैं। दिस फार्मूला एक मिनट, this formula will be used to solve numerical problems on work. It should be noted that when a body is moved on the ground by applying force, then the work is done against फ्रिक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है धरती के ऊपर, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है फोर्स लगाया जा रहा है, या इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो है वर्क कर रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। वो किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट में करेगा, क्योंकि वो पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे रगड़ खाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। प्लीज नोट दैट दो मोस्ट ऑफ द बुक्स यूज द टर्म्स डिस्टेंस in the definition of work, but a few books also use the term of displacement. In the definition of work, we can also write the definition of work as follow. Work done in moving a body is equal to the product of the force and the displacement of the body in the direction of the force. यानी हम कहें तो कहना क्या चाह रहा है कि वर्क जो होता है फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कहीं कहीं जो है डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट लिखता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये नॉर्मल सी बात है, बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसे जो है डिस्प्लेसमेंट ही माना जाता है, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है इसमें। अब देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क समझिएगा, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस। हम लोग ये जानते हैं वर्क जो है किसका प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्टेंस का। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एंड द डिस्टेंस इज मीटर, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। इस तरह जो है द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। इस तरह जो है वर्क देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, और इसका क्या हो गया? मीटर। इस तरह हम कह सकते हैं द SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। क्या? न्यूटन मीटर। विच इज रिटन NM। The unit of work is called joule, which can be defined as follow. When a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule. इसका मतलब ये हो गया, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, इसका हो गया मीटर। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर अगर उस ऑब्जेक्ट में जो है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसमें जो है 1 मीटर का जो, अगर उसके पोजीशन में 1 मीटर का चेंजिंग होता है, तब हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है, 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसके पोजीशन में 1 मीटर का चेंजिंग आता है, तब हम कहते हैं कि उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है, 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है।
और जूल को जो है कैपिटल जे से लिखा जाता है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम लोग पहले से जान चुके हैं क्वांटिटी दो तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं स्केलर में, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे हमने ये समझा वर्क कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट शुड बी नोटेड दैट द कंडीशन ऑफ अ फोर्स टू डू वर्क इज दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर समझिएगा, दैट इज इट शुड मेक द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द सम डिस्टेंस इफ हाउएवर द डिस्टेंस मूव्ड इज जीरो व्हेन द फोर्स डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी जीरो। तो यहाँ पे देखिए क्या समझे हम, W इज इक्वल टू होता है एफ एस। एस मतलब डिस्टेंस। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया है और उस ऑब्जेक्ट में जो है 0 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस तरह वर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 जूल। मतलब ये हुआ कि जब जो है फोर्स अप्लाई करने के बाद पोजीशन में कुछ चेंजिंग नहीं हो तो वर्क भी नहीं होता है। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि वर्क तब तक जो है डन नहीं माना जाएगा जब तक किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग ना हो। अगर चेंजिंग नहीं होगा तो डिस्टेंस 0 होगा, और 0 से जब फोर्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वर्क का भी वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन में गेट कम्प्लीटली एडजस्टेड in trying to push a stationary wall, but since there is no displacement, the work done by the man on the wall is zero। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक मजबूत खड़ी दीवार को जो है धक्का देने की कोशिश करता है, और धक्का देते देते वो थक जाता है, लेकिन दीवार के जो है पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो इस तरह हम कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है उस दीवार के ऊपर कोई काम नहीं किया। भले ही उसका सारा एनर्जी जो है यूज अप हो गया, लेकिन जो है फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है उसने कोई काम नहीं किया। However, the work done by a body of the man himself is not zero. This is because when the man pushes the wall, his muscles are stressed and लेकिन कह रहा है कि वो व्यक्ति जो दीवार पे लगा रहा था फोर्स, तो दीवार पे तो कोई काम नहीं किया, लेकिन वो खुद के बॉडी पे बहुत काम किया, क्योंकि उसका सारा एनर्जी, उसके एनर्जी का कुछ पार्ट जो है मसल को स्ट्रेच करने में, शरीर को हिलाने डुलाने में ख़त्म हो गया। तो वो अपने बॉडी के ऊपर वर्क तो किया, बट दीवार के ऊपर कोई वर्क नहीं किया। दिस इज बिकॉज व्हेन द मैन मूव्स द वॉल हिज मसल्स आर स्ट्रेच and blood is displaced to the strained muscles more rapidly. These changes consume energy and man feels tired. Here is another example. A man standing still a bus stop with heavily suitcase in his hands may get tired soon, but he does not work in this situation. एक व्यक्ति है जो अपने दोनों हाथ में, जो बस स्टैंड पे खड़ा है, अपने दोनों हाथ में जो है थैला लिए जो है थक चुका हुआ है, और खड़ा है और अपने दोनों हाथों में थैला लिया हुआ है, थैला लिए थक गया है, उसके बॉडी का सारा एनर्जी कंज्यूम हो गया है। लेकिन फिजिक्स कहता है कि इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इस व्यक्ति ने पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं लाया। ये इस तरह है, क्योंकि वो खड़ा था तो पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो उसका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था, इसलिए वर्क भी कितना हुआ, 0 हुआ। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इस चैप्टर से बेनिफिट मिले। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे वर्क होता है समझिएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटी है, ये इस ग्रेविटी फोर्स के थ्रू जो है पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींच लेती है। सो इफ़ वी लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल वी डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
इसलिए जो है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते हैं या टेबल पर पड़ी हुई बुक को जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं जो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट होता है। यानी हम वर्क करते हैं लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल जब जैसे यहाँ से जो है हम बुक को ऊपर की ओर उठाएंगे, यहाँ पर बुक रखा हुआ है और बुक को उठाने के ऊपर जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ग्रेविटी जो है उसको नीचे की ओर खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है और हम इसके विपरीत दिशा में जो है फोर्स लगा रहे हैं। तो हम जो है ऊपर की ओर वर्क करेंगे और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर वर्क कर रहा है। तो इस तरह कहा जाता है दिस इज़ द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर हम किसी चीज़ को जो है ऊपर की ओर उठाते हैं तो वर्क करते हैं लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट में करते हैं। We do work against the force of gravity. Please note that when a body is lifted vertically upwards, then the force required to lift the body is equal to the weight. यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते हैं, एकदम जो है परपेंडिकुलरली उठाते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए उतना फोर्स की आवश्यकता होती है जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। मान लीजिए हम जानते हैं वेट और वॉल्यूम अलग अलग चीज़ है। वेट का मतलब जो है एक तरह का फोर्स ही होता है। अगर इस सब्जेक्ट का वेट जो है 5 न्यूटन है तो इस सब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए हमें 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उससे कम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर नहीं उठ पाएगा। Whenever work is done against gravity, the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance which the body is lifted। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते हैं तो उस केस में जो वर्क होता है वह वर्क जो होता है उस ऑब्जेक्ट के वेट और वर्टिकल डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वेट और वर्टिकल डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी इस तरह कह सकते हैं W इज इक्वल टू mgh। W is equal to mgh. Suppose a body of mass m is lifted vertically upwards through a distance h. In case the force required to lift the body will be equal to the weight of the body mg. Weight of the body क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। और हाइट हो गया उसका वो, जैसे हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू वेट को अगर हम वेट समझें और ये जो है हाइट हो गया, तो वर्क भी एक तरह का फोर्स होता है, F इंटू एच हो गया, या कह सकते हैं F को जो है F इज इक्वल टू mg होता है इंटू एच। इस तरह जो है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है परपेंडिकुलरली उठाते हैं तो वहाँ पे जो है वर्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा mgh। mg का मतलब जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की ओर उठाएंगे तो उस समय जो वर्क होगा उस ऑब्जेक्ट के जो है वेट और हाइट के, या जितना हाइट तक हम उठा रहे हैं उस हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस तरह जो है एक फार्मूला मिल गया। ये तो था W इज इक्वल टू एफ एस हॉरिजॉन्टल। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इधर से इधर ले जा रहे हैं या इधर से इधर लेके आ रहे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो उस समय जो है वर्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा mgh, वेयर m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज़ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पृथ्वी के लिए होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h इज़ द हाइट, जितना जो है हाइट तक जो हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाए वो हाइट हम यूज कर लेंगे, और तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो वर्क को इंडिकेट करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, एक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1 मीटर का। तो इस तरह जो है W इज इक्वल टू एफ एस हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 जूल ऑफ वर्क हो गया। सेकेंड है कैलकुलेट द वर्क डन बाय लिफ्टिंग 200 kg।
यानी मास दे दिया है 200 kg, हाइट दे दिया है 6 मीटर, एच दे दिया 6 मीटर, और एज्यूम करना है जी का वैल्यू जो है दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क निकाल देना, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो mgh कर देंगे, तो ये मेरा जो है वर्क निकल जाएगा। तो इस तरह जो है तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया हुआ है 12,000 जूल। इस केस में जो वर्क होगा वो 12,000 जूल हो जाएगा। W=mgh, हम ये वाला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा कुछ डायग्राम देकर कुछ समझाया हुआ है। इन लिफ्टिंग द बुक्स फ्रॉम फ्लोर दिस मैन इज डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ये व्यक्ति जो है ये पाइल्स ऑफ बुक को ऊपर की ओर उठा रहा है, तो इस केस में ये व्यक्ति जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। इन लिफ्टिंग द वेट दिस वेट लिफ्टर इज डूइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ये भी जो वर्क कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर उठाएंगे तो हम लोग जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करेंगे। तो ये देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द लिफ्ट है, ये लिफ्ट यानी एलिवेटर है, ये भी जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो फोर्स हम ऊपर लगाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में यानी ग्रेविटी के विरोध में जो है हम वर्क कर रहे हैं। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, अ कार वेटिंग 1000 kg एंड ट्रैवलिंग 30 मीटर पर सेकेंड्स स्टॉप्स अ डिस्टेंस 50 मीटर डी एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक। एक कार है इतना kg का 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है स्टॉप किया जा रहा है, उसके ऊपर ब्रेक लगा करके तो चल रही है। ब्रेक लगाने के जो है 50 मीटर के बाद जो वो रुक जाती है, तो ब्रेक जो है कितना फोर्स ब्रेक के थ्रू जो है कितना फोर्स अप्लाई किया गया और उस कार के द्वारा कितना वर्क हुआ, ये पता करने के लिए कह रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल जीरो हो गया क्योंकि लास्ट में जाकर के रुक जाएगा, तो भाई फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 50 मीटर, तो डी ये कहते हैं क्या, तो इस तरह जो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल दिया गया। एक्सीलरेशन जो है -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया हुआ है, क्योंकि गाड़ी डी एक्सीलरेट हो रही है, गाड़ी का वेलोसिटी जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है। जब ए फाइंड हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। इस तरह फोर्स हो गया -9000 न्यूटन। ये माइनस का सिंबल जो है डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन का मतलब जो है फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वर्क हो रहा है। न्यूमेरिकल हम लोग एक बार देखेंगे बाद में। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, जो है किसी एंगल पे जो है, एक हो गया जो है स्ट्रेट लाइन में फोर्स अप्लाई, दूसरा हो गया जो है परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई, और तीसरा हो गया किसी जो है एंगल के जो है अकॉर्डिंग जो है अप्लाइड किया गया फोर्स। तो ये वाला हम लोग देख लिए। इस केस में जो है W=Fs होता है, इस केस में जो है W=mgh होता है, और इस केस में जो है वर्क फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा। तो देखिए ये एक जो है खिलौना वाला कार है, ये लड़का इसको धागे से बांध करके ग्राउंड लेवल से जो है थीटा डिग्री के एंगल पे जो है इसको खींच रहा है। तो इस लड़के के द्वारा जो है इस पे कितना वर्क किया जाएगा वो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिएगा, W=Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, W=Fs cos थीटा। तो वो समझने की ज़रूरत नहीं थी, बस 3 चीज़ समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम समझा दे रहे हैं। अगर जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग जो है स्ट्रेट लाइन में हो, तो उस केस में वर्क फाइंड करने का फार्मूला होता है W=Fs। अगर जो है वर्क जो है
परपेंडिकुलर हो रहा हो, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, तो इस केस में जो है वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है W = mgh। और तीसरा सिचुएशन जो है किसी खास एंगल पे जो है ऐसे ये ग्राउंड हो गया और ऐसे वर्क हो रहा है, किसी खास एंगल पे जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, तो उस केस में जो है फोर्स वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला W होता है Fs इंटू कॉस थीटा। F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है और कॉस थीटा जो है ये T रेशियो है, थीटा जो है ये एंगल है, थीटा क्या है, ये एंगल है। यहाँ 45 डिग्री पे है तो कॉस 45 हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 45 डिग्री पे है, ये है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है 45 डिग्री के अलॉन्ग जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो W लिखेंगे Fs cos 45 डिग्री। तो Fs cos 45 का इसका वैल्यू कुछ होगा, इसका वैल्यू कुछ होगा, और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये याद करना होता है। cos 0 का 0 होता है, ऐसे करके उसका याद करना होता है। तो सॉरी, ये cos 0 का 1 होता है और cos 90 का 0 होता है, याद रखिएगा, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 0 डिग्री = 1 होता है और cos 90 डिग्री = 0 होता है। अगर जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है, यानी वहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अलॉन्ग जो है वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे जो है एक कुल्ली है अपने माथे पर लोड लिए खड़े हुआ है, यानी इसके ऊपर जो इसके माथे पे इसके शरीर के ऊपर जो इस वजन के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री के अलॉन्ग है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे है। तो इस केस में जो है वर्क होगा W = Fs cos 90 डिग्री, Fs cos 90 डिग्री। तो Fs cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इस तरह वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो उस केस में जो है वर्क कितना हो जाएगा, 0 होगा। आगे हम लोग जो है देखेंगे एग्जाम्पल के हेल्प से। तो ये 3 तरह का फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन में है तो Fs हो जाएगा, W = Fs हो जाएगा। अगर जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है तो उस समय जो है वर्क = mgh हो जाएगा। अगर जो है किसी पार्टिकुलर एंगल पर जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस केस में जो है वर्क फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे Fs cos थीटा। नेक्स्ट है थीटा इज एन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे समझेंगे हम लोग, ये वाला केस समझना बहुत जरूरी है। वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब देखो, जब डायरेक्शन ऑफ द मोशन के अलॉन्ग में अगर 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है तो उस केस में जो है मेरा वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा, इफ़ द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, the angle theta between the direction of the motion and the direction of the force is 90 degree. Now cos 90 degree is equal to 0. So the component of F cos 90 degree acting in the direction of the displacement becomes 0 and hence the work, जैसे मान के चलिए ये एक कुली है, ये इसके माथे के ऊपर एक वज़न है, तो इस वज़न के थ्रू जो है इसके ऊपर ऐसे ये वाला वज़न जो है इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और जब नीचे की ओर फोर्स लगाएगा तो मोशन भी इसी नीचे की ओर होगा।
तो इस तरह देख रहे हैं क्या हम कि ये जो फोर्स इसके माथे के ऊपर लग रहा है, ये जो फोर्स इसके माथे के ऊपर लग रहा है वो क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है, मोशन के अलोंग परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो परपेंडिकुलर के सेंस में cos 90 बन जाएगा और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इस केस में जो है उस कूली के द्वारा जो है कोई भी काम नहीं किया जाएगा, वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि एफ एस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाता है। तो जब एक 0 तो सारा प्रोडक्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, this means that when the displacement of the body is perpendicular to the direction of the force, no work is done। अगर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है when the displacement of the body is perpendicular to the direction of the force, अगर फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है डिस्प्लेसमेंट हो, अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जैसे ये कुली जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और हम जानते हैं जिधर फोर्स लगता है उधर ही जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अगर सेम ही डायरेक्शन में हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, उस केस में जो है वर्क डन नहीं होता है। एग्जाम्पल, इफ अ मैन कैरीज अ सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टली, he does no work with respect to gravity because the force of gravity acts vertically downwards and the angle between the displacement of the suitcase and the direction of the motion becomes 90 degree and cos 90 degree becomes 0। जैसे कह सकते हैं ऐसे भी, जैसे ये व्यक्ति जो है सूट के माथे पे लेके खड़ा है, ये माथे पे सूट लेके खड़ा है और ये ऐसे चल रहा है ज़मीन पे। तो यहाँ पे देख रहे हो ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये माथे पे लेकर के ये 90 डिग्री ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और इसका जो है अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, उस केस में जो है cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वर्क भी जो है 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो है वर्क डन नहीं होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का जो है हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे और सेकंड पार्ट में एनर्जी तक ख़त्म हो जाएगा। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।